हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इकबाल सर हाजिर हूँ पर किसी नए टॉपिक के साथ नहीं, बल्कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने होम असाइनमेंट में दे रखा है। अगर आपके पास होम असाइनमेंट ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप इतना मान लीजिए कि इन क्वेश्चंस को बना डाला तो चैप्टर 1 झिंगा लाला। तो इस वीडियो में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। जिनको जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो अच्छे से वीडियो को देखें, जिन्होंने बना लिया है वो भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। उसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ये सारे अगर इनमें से कुछ भी हो रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसको भी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको रब करते हैं ताकि उसके ऊपर लगा हुआ जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, द मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्शन से पहले जो मास होगा रिएक्टेंट का वही प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन उसको कहते हैं जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पर सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट लिख देते हैं और वो अनबैलेंस्ड होता है। एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शन को जब हम बैलेंस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ स्केलेटल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो कि बैलेंस्ड इक्वेशन कब होगा, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा। जैसे सेम रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि 2 एटम मैग्नीशियम का है तो इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर सके, उसको फॉलो कर सके, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि दोनों तरफ का मास सेम होना चाहिए, यानी कोई लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो उसी को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सिंबॉलिक इक्वेशन, व्हाई इट इज यूज। सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब जहां हम किसी भी रिएक्टेंट का पूरा नाम नहीं लिख करके उसको फॉर्मूला में या सिंबल्स में प्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे पूरा मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं लिख के मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का सिंबल O2 लिखा है। तो जब हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन। और ऐसा करने से फायदा ये होता है कि हमें प्रोडक्ट के साथ साथ उसका क्या होता है, फेज भी पता चल जाता है कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो भी सॉलिड फॉर्म में है। इस रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिलता है, तो ये पाउडर के फॉर्म में मिल रहा है इसलिए सॉलिड है, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग नोटेशन। अगर किसी भी इक्वेशन के ब्रैकेट में G लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गैस इवॉल्व्ड, यानी वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अगर L लिखा हुआ मतलब वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड। अगर AQ लिखा है मतलब ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। अगर S लिखा हुआ है मतलब वो सॉलिड स्टेट में है। अगर ये डाउन एरो बना हुआ है मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अपवर्ड एरो है इसका मतलब गैस इवॉल्व्ड हो रहा है।
यहाँ जी का मतलब सॉरी गैस इवॉल्व नहीं होगा, गैसियस स्टेट होगा, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है। अगर एरो अपवर्ड है इसका मतलब वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, उड़ जा रहा है, यानी ये प्रोडक्ट साइड आपको मिलेगा। अगर ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हीट सप्लाई किया जा रहा है। ये क्या है? हीट सप्लाइड, यानी कभी भी किसी रिएक्टेंट को हम लोग हीट करेंगे तो वहाँ पे ये डेल्टा का साइन कहते हैं इसको, डेल्टा का साइन या डेल का साइन या ट्रायंगल का साइन हम कह सकते हैं कि लगाएंगे, ये नोटिफाई करता है कि वहाँ पे हीट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज यूज इन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, यानी जो हम लोग दीवार के ऊपर वाइट वॉशिंग करते हैं उसमें कौन सा रिएक्शन यूज होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। जो हम लोग चूना लाते हैं खरीद करके मार्केट से, वो होता है क्विक लाइम, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में जिंदा चूना कहते हैं। उस चूने को जब हम लोग पानी में डालते हैं ना तो वो बॉयल करना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्लेग्ड लाइम फॉर्मेशन करता है और हीट इवॉल्व होता है। यानी कि जब हम लोग चूना को पानी में डालेंगे तो उसका कंटेनर अपने आप हीट होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। तो इसका मतलब जब वो रिएक्शन हो रहा होता है तो ये स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है, और जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये जो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है, इसी स्लेग्ड लाइम को हम लोग क्या करते हैं, दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो व्हेन स्लेग्ड लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग क्विक लाइम विथ वाटर, क्विक लाइम जिसको जिंदा चूना कहते हैं, इसको पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, स्लेग्ड लाइम बनता है, जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। क्लियर? इसको बूझा चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना, यानी इसको दोबारा से फिर मतलब एक्टिव नहीं किया जा सकता है। आप व्हाइट वॉशिंग में कह सकते हैं, या तंबाकू खाने में जो लोग खैनी खाने में यूज करते हैं चूना का, वो क्विक लाइम नहीं होता है, वो स्लेग्ड लाइम होता है। यानी उस वाले चूना को फिर से हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो वो फिर से हीट रिलीज नहीं करेगा, वो फिर से और बॉयल नहीं करेगा, वो बुझ चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लेग्ड लाइम बनता है और हीट का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्लेग्ड लाइम ही व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है कि इसको अप्लाई करने के बाद कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम लोग दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने की वजह से एक शाइनी फिनिश दीवार को मिलता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दीवार पे वाइट वॉशिंग करने से 1-2 दिन के बाद उसके ऊपर शाइनी फिनिश आता है, यानी उसमें थोड़ा ग्लेज आता है, चमक आता है, वो क्यों आता है? तो ये जो स्लेग्ड लाइम है ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, दीवार के ऊपर शाइनी फिनिश आता है। क्लियर है? वाई डज मिल्क बिकम सावर इफ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम लोग दूध को ज़्यादा समय तक रख देते तो खट्टा हो जाता है, क्यों? तो दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिल्क में जो लैक्टोज होते हैं, मिल्क के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोज, और उस लैक्टोज को वो बैक्टीरियल एक्शन के वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। वो बैक्टीरिया लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में, और एसिड का टेस्ट तो हम लोग जानते हैं कि खट्टा होता है। तो धीरे धीरे जब उसका सारा लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो दूध का टेस्ट खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, तो ये हम सभी जानते हैं कि जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज Fe रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव हाइड्रोजन गैस बट कॉपर डज नॉट, यानी कि आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन कॉपर नहीं दे पाता है, क्यों? तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, यहाँ रिएक्टिविटी एक सीरीज हम लोग सब जानते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यूट होगा, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें अगर हम लोग आयरन की बात करें तो ये आयरन आप देख सकते हैं कि आयरन हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर है, ऊपर मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे बात किया गया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जब ये Fe H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe के पास टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करे और हाइड्रोजन गैस
बाहर निकाल दे। लेकिन अब यहाँ पे बात किया गया कॉपर क्यों नहीं करता, तो कॉपर है ये हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे आंसर इसलिए क्या हो जाएगा कि कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन नॉट रिएक्ट विथ एनी डाइल्यूट एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। इसको हम लोगों ने पढ़ा है, पॉपिंग साउंड कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। और नेम द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर, यानी कि जब हम लोग पानी में करंट पास करेंगे तो क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के बाहर आ सकते हैं, एक एक करके हम लोग सभी कुछ देखेंगे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के अंदर तो ये डिकम्पोज होता है, इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है, डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ से आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब ये डिकम्पोज करता है तो ये कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड का यूज करते हैं। तो आपसे आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनोड और कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो डबल निकलता है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में, जितना ऑक्सीजन गैस निकलेगा उससे डबल हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऐसा क्यों। तो देखिए आप यहाँ रिएक्शन करके बता सकते हैं कि जब हम लोग वाटर को में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। जब हमने इसको बैलेंस किया तो बैलेंस करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन गैस 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे रिएक्शन से हम लोग को समझ में आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो है ये 2 मॉलिक्यूल निकलता है और ऑक्सीजन गैस 1 मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो डबल होता है देन ऑक्सीजन। इसको आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गोल्ड एंड प्लैटिनम नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में गोल्ड और प्लैटिनम क्यों नहीं कोरोड होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है गोल्ड और प्लैटिनम सबसे नीचे हैं, एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, इतना कम रिएक्टिव कि ये एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए इनका कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रेंसिडिटी कहते हैं इसको। नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जैसे कि BHA और BST, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल्स द पैकेट ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। ये भी एक बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो खुद एक अनरिएक्टिव गैस है, तो वो खुद तो चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है और चिप्स का पैकेट में फिल होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिसके वजह से रेंसिडिटी चिप्स का नहीं हो पाता है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर कि अगर नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है तो अनरिएक्टिव गैस तो हीलियम भी है, तो हीलियम का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस तो है, साथ ही साथ एक लाइटर गैस है, बहुत हल्का गैस है। अगर उसको हम लोग चिप्स के पैकेट में भर दें तो वो क्या होगा, वो उड़ने लगेगा ऊपर की तरफ, दुकानदार परेशान हो जाएंगे, जहां उनके हाथ से छूटा चिप्स का पैकेट आसमान में गया। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हीलियम नाइट्रोजन के कंपैरिजन में महंगा है, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन इज अबाउट 78% इन एयर, इसलिए हम लोग जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिएक्शन रेस्पिरेशन के अंदर जो होता है, फूड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP एनर्जी रिलीज होता है, 38 ATP। व्हाट डू वी मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो उस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल था, मैंने 2 दे दिया है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स भी डाउनलोड कर ले जाकर डिस्क्रिप्शन में, नोट्स में मैंने सब कुछ बहुत क्लियरली बताया हुआ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, सजेस्ट 3 मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इसको आप लोग नोट्स से जा करके पढ़ लीजिए क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो रेंसिडिटी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को कहते हैं, जिसकी वजह से फाउल स्मेल और टेस्ट आता है। और 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन में पैक करते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अवे फ्रॉम सनलाइट रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें मिलाते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा कुछ है, नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो क्विक लाइम का यूज़ करते हैं हम लोग, तो एक्स क्या हो गया, क्विक लाइम। दूसरा क्वेश्चन है कि वाटर के साथ रिएक्शन दिखाइए, तो क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, इसको आप एकदम ध्यान से अच्छे से समझिएगा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ये होता है ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग एक आयरन नेल यानी लोहे की कांटी को रख दें तो लोहा का कलर कैसा होता है, ग्रेइश, है ना, ग्रे कलर का आयरन होगा। आफ्टर सम टाइम हमको क्या मिलेगा कि इसके अंदर जो कलर था लिक्विड का, ये लिक्विड का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और ये जो आयरन नेल का कलर था, ये ग्रे था पहले, इसका कलर हो जाता है ब्राउन। तो ये ऐसा क्या हुआ इसके अंदर जो इसका कलर चेंज हो गया। तो आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन डाला गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से डिस्प्लेस किया होगा और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो यहाँ ग्रीन कलर किसका हो गया, आयरन सल्फेट का। तो आयरन सल्फेट जो बना इसका कलर हो गया ग्रीन। और आयरन जो था वो आयरन था ग्रे कलर का, लेकिन यहाँ से जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ, ये जो कॉपर अलग हुआ, ये कॉपर जाकर के इसके ऊपर डिपॉजिट होगा और इसके ऊपर कॉपर का एक लेयर हो जाने की वजह से कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये ब्राउन कलर जाकर के डिपॉजिट होगा आयरन नेल के ऊपर, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को एकदम बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा एक बात आप और याद रखें कि अगर जिंक सल्फेट के बारे में बात हो तो जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ये 3 सल्फेट का कलर आप याद रखिए, कॉपर सल्फेट ब्लू, आयरन सल्फेट ग्रीन और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब आयरन नेल को ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग विथ एयर बिकम ब्लैक इन कलर। तो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट का बात जहाँ हो गया, तो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है कॉपर। इस बात का याद रखेंगे। तो एक्स क्या हो गया, कॉपर। और कॉपर को जब हीट किया जा रहा है इन एयर, इन एयर वर्ड का मतलब आपका एयर के प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो कॉपर जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और यही कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल। यानी आप उस गैस का टेस्ट कैसे करेंगे जब किसी एक्टिव मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा हो। तो किसी भी मेटल को, सपोज सोडियम मेटल है, उसको हम लोग कौन सा था गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो उसका टेस्ट क्या है कि उसको जब फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा। ओके, तो पॉपिंग साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 3 different types of decomposition reaction? 3 types of decomposition reaction हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नोट्स में देखिए, कंप्लीट एग्जांपल के साथ मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है इसलिए वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इसलिए एंडोथर्मिक। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है।
नेक्स्ट, वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल, कलर्ड बॉटल में क्यों रखेंगे? तो सिल्वर क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो इसके अंदर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये लाइट के साथ रिएक्ट ना करे इसलिए हम लोग इसको डार्क कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं और अवे फ्रॉम सनलाइट रखते हैं ताकि इसका डिकम्पोजिशन ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट लेते जाए और इसको कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। यहाँ एक नहीं, मैंने 3 रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। यानी कि यहाँ पे एक तो वाइट वॉशिंग का रिएक्शन आपको याद रखना है, क्विक लाइम को वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो स्लेग्ड लाइम बनता है और हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ मिलकर के एक बना तो कॉम्बिनेशन हुआ, और क्योंकि हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक भी हुआ। उसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया बनता है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, एक ये भी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और इसका एग्जांपल देना है। तो ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स को देखिए, वहाँ से आंसर लिखिए। एक क्वेश्चन है, इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लिया कोई 2 दोस्त है, ठीक है, अमित और सुमित, और उसमें लड़ाई हो रहा है और उन दोनों में लड़ाई हो रहा है और आप जो है उन दोनों की लड़ाई को देखकर मजे ले रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, मतलब दोनों में बहसा बहसी तो हो रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा बढ़िया वाला मार हो तो ज़्यादा मजा आए, तो अब हो नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे कि अरे क्या बोल दिया, अरे हम तो रहते ना तो बहुत मार मारते, हमसे तो ये सब सुना नहीं जाता, अरे क्या बोल दिया, अरे तुम कुछ नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे बोल बोल करके क्या कर रहे हैं कि उसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि मार जल्दी शुरू हो जाए, है ना। तो यहाँ पे आपका रोल क्या हो गया, कैटलिस्ट का रोल हो गया। यानी आप खुद लड़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस, कभी भी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाए जो खुद तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये नोट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइंड है, आप वहाँ से लिख लें। What happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NOH। इसको आप ध्यान से समझिए, रिएक्शन एनसीईआरटी से भी है तो इसलिए ये रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो इसको देखिए, अगर हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, ये तो क्लियर है। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जिंक यहाँ भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जिंक को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जिंक को अगर NaCl के साथ रिएक्ट कराएं तो NaCl के साथ रिएक्ट कराने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक सोडियम से लेस रिएक्टिव है। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को देखें, जिंक जो है ये सोडियम से नीचे है ना, जिंक सोडियम से नीचे है जिसकी वजह से ये सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए। जिंक को अगर डाइल्यूट NaOH जो कि एक बेस है इसके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, क्लियर, इसको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड इनटू वाटर। यानी कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कुछ बूंद डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्योर वाटर जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पास करे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एसिड डालते हैं जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब अ ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व
नेम द गैस। तो जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये जो ब्राउन कलर्ड गैस है, यहाँ गैस तो दो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ब्राउन कलर का गैस नहीं होता है, तो ब्राउन कलर गैस कौन हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? ब्राउन कलर्ड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एनोड और कैथोड क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आप इस फिगर को देखिए अच्छे से। जब किसी बीकर के अंदर वाटर को रखकर दो रॉड हम लोग लगाए और इसमें वाटर हमने डाल दिया और इसको किसी बैटरी के साथ या किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आप ध्यान देंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये जिस साइड बड़ा होता है ये बैटरी का सिंबल है ना, जिस साइड बड़ा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिस साइड छोटा होता है ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब वाटर इसके अंदर होता है तो प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो हमने पढ़ा ना कि अभी इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होना स्टार्ट होता है तो इसमें ब्रेक होता है, हाइड्रोजन H+ आयन में और ऑक्सीजन O2- आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो निगेटिव है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पॉजिटिव जब निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और निगेटिव वाले आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो एनोड पे से कौन सा गैस, ये कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। तो एनोड पे से जो गैस निकल रहा होगा ये ऑक्सीजन गैस निकल रहा होगा और कैथोड पे से जो गैस निकल रहा होगा ये H4 हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत है, कैथोड से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन, और एनोड से कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। कैसे? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाएगा और ऑक्सीजन निगेटिव आयन बनाएगा। तो निगेटिव वाले जाएगा पॉजिटिव की तरफ मतलब एनोड की तरफ, और पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव की तरफ मतलब कैथोड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन गैस निकलता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्या वो बराबर निकलता है? नहीं। जब हम लोग रिएक्शन करके देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे रिएक्शन जब हमने किया तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम लोग तो ये H2+ O2 में ब्रेक कर गया, लेकिन बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन को जब 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन को 4 किया। अब ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने के बाद हमको दिखा कि हाइड्रोजन गैस 2 मॉलिक्यूल हो गया और ऑक्सीजन गैस कुछ नहीं मतलब 1 मॉलिक्यूल है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका अमाउंट डबल होता है देन ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो इसको यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और सोडियम जाएगा नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ये AgCl जो होता है ये हाईली इनसॉल्युबल होता है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि किस तरह का रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 शायद मिसप्रिंट है और होम असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में है नेम 2 एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम मैंने नोट्स में भी बताया हुआ, BHA और BHT।